हेलो थिंकर्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ जैसे कि हमेशा ही करता हूँ मैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और जो फेस्टिवल आ रहा है उसकी तैयारियों में लगे होंगे। तो सेफली एंजॉय कीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो पहले से इस चैनल के साथ जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। मैं मनमोहन, आपको पता ही कि डेली की मेरा रूटीन यही है कि आपके लिए करंट अफेयर की क्लास लेके आता हूँ। ऐसी न्यूज़, ऐसे फैक्ट्स जो काफ़ी सारे रिसोर्सेज से कंपाइल करके मैं एक जगह आपके लिए लेके आता हूँ, ताकि आपको एक्स्ट्रा मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट है उसे काफ़ी रिलीवेंट है। तो अगर आप इसकी पीडीएफ भी चाहते हैं तो इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक है हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ आपको जो हमारे वीडियोस के लिंक्स वगैरह और भी जो पीडीएफ वगैरह है, जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ वगैरह है, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं भाई। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़। देखते हैं। डिजिटल रुपी। डिजिटल रुपी है जो इंडिया का सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी है। ठीक है, और मतलब सिंपल जो आपका ये करेंसी नोट है जो आप पॉकेट के अंदर रखते हैं, उसको ही एक तरीके से उसकी डुप्लीकेसी डिजिटली कर दी है। ठीक है, ये वैसे ही काम करेगा जैसे आपके जेब के अंदर जो नोट है वो काम करता है। इशू किसने किया है? इसको आरबीआई ने किया है भाई। और ये मैंने बता दिया कि फिजिकल कैश के फीचर्स जो हैं वैसे ही इसके फीचर्स हैं। ठीक है, जो कि आरबीआई की गारंटी वगैरह और फाइनलिटी ऑफ सेटलमेंट और ईज ऑफ यूज में जो है इस डिजिटल ई रूपी का जो है काम में लिया जाएगा ये। ठीक है, की हाईलाइट अगर मैं बात करूं तो ई रूपी इज स्टोर्ड इन ए डिजिटल वॉलेट। जैसे आपको ध्यान होगा कि मतलब आपके पास फोन पे है या पहले पेटीएम पे भी था ये वॉलेट, अब तो शायद दोबारा उन्होंने चालू किया, पता नहीं, कि आपका जैसे उन ऐप्स के ऊपर वॉलेट होता है वैसे ई वॉलेट भी यहाँ बना हुआ है, और उसके अंदर ये करेंसी जो है डिजिटल करेंसी स्टोर होगी और एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर की जा सकती, इवन इंटरनेट ना हो तो भी। ठीक है, जैसे आप फिजिकल करेंसी को रिसीव और सेंड करते हैं वैसे ही इसको ट्रांजैक्शन के अंदर आप यूज कर सकते हैं भाई। ठीक है, ई वॉलेट्स किसके द्वारा ऑफर किए जाएंगे? बैंक और नॉन बैंक्स, जो कि पर्सन टू पर्सन की जो ट्रांजैक्शन उसमें यूज होंगे, और पर्सन टू मर्चेंट। ठीक है, जैसे आप किसी रेडी वगैरह पे गए, सब्जी वगैरह ले ली, तो आप अगर ई वॉलेट है उसके पास, तो ई जो करेंसी है हमारी ई रूपी, वो आपस में ट्रांजैक्ट की जा सकती है। कोई भी मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, और एक तरीके से सिक्योर और प्रोटेक्टेड, एक रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के द्वारा जो है प्रोटेक्टेड है ये, और रिकवर किया जा सकता है। इवन आपका अगर मोबाइल जो फ़ोन जो है वो गुम हो जाए तो भी रिकवर किया जा सकता है। एंड्रॉयड और आईओएस सिस्टम दोनों प्लेटफॉर्म पे चलता है। आरबीआई जो है ई रूपी को इलेक्ट्रॉनिकली जो है उन बैंक्स को देता है या उन नॉन बैंक्स को देता है जो कि इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, अभी एक बार पायलट स्कीम चलाई गई है कि थोड़ा डेमोस्ट्रेशन देखा जाए कि कैसे स्मूथ काम करेगा, क्या क्या जो है दिक्कतें भी फेस करेंगे, तो फिर उसमें और दुरुस्त करेंगे उन सिस्टम को। तो एक पायलट स्कीम चलाई है, ठीक है, उसकी रोबस्टनेस को चेक करने के लिए। जो फिलहाल है ओनली यूजर और मर्चेंट, जो कि पायलट बैंक्स और नॉन बैंक्स के साथ जुड़े हैं, 15 बैंक्स ऐसे हैं जो इस स्कीम के अंदर सेलेक्ट किए गए हैं। उन बैंक के साथ जो जुड़े हैं कस्टमर या मर्चेंट वगैरह, वो ही हाल फिलहाल इस स्कीम का जो है लाभ उठा रहे हैं। बाकी ये पैन जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें ज़रूर लेके आएंगे ये। ठीक है, और ये 24/7 काम करता है बैंकिंग टाइम के बाद भी। सेविंग अकाउंट को लिंक करना ज़रूरी है यहाँ, ताकि केवाईसी और ऑनबोर्डिंग को सिंप्लीफाई किया जा सके। और सेम डिनोमिनेशन है, देखिए यहाँ सेम, इवन मार्का भी सेम है। ठीक है, सेम डिनोमिनेशन, ऐसा नहीं है कि 10 रुपये के बदले
मतलब ई रुपी आप 8 ही ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। चेंज मेकिंग फीचर है इसमें, यूजर कैन पे एन एग्जैक्ट अमाउंट एंड रिसीव द बैलेंस बैक डिजिटली। आप पैसे देके किसी से ये डिजिटल ई रुपी भी ले सकते हैं। मान लो किसी के पास, आप जैसे अभी भी करते हैं, काफ़ी सारी पेट्रोल पंप वगैरह पे जाके आप कैश लेते हो यार, ठीक है, कैश वहाँ से ले लेते हो और आप उनको फ़ोन पे वगैरह यूपीआई वगैरह से ट्रांसफ़र कर देते हो। लेकिन ये यूपीआई वाला कंसेप्ट नहीं है, ये यूपीआई अलग है, यहाँ करेंसी ही इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, वो अलग कंसेप्ट है। यूपीआई एक प्लेटफॉर्म है और ये एक वॉलेट, ई वॉलेट के अंदर एक ई करेंसी है। तो 2000 डिफरेंट क्राइटेरिया, ठीक है, और एंटिटीज, तो मिक्सअप मत करना इन चीज़ों को। हाँ, यहाँ तक हो गया। देयर आर नो चार्जेज ऑन और फीस फॉर यूजिंग, इसके ई रुपी को यूज करने के लिए जो है कोई चार्जेस या फीस नहीं लगेगी और कोई इंटरेस्ट भी नहीं दिया जाएगा। अगर आपके ई वॉलेट में ई करेंसी पड़ी है तो उसके लिए आपको इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा भाई, ठीक है। ये एक लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर क्या होता है कि कोई भी लॉ या एक्ट के थ्रू बैकिंग हो जिसकी, और जिसके थ्रू आप जो है लेना देना कर सके, ऑफर करें तो अगला, मान लो आपसे कोई, मैंने कहीं से सामान ले लिया और मैं उनको ई रुपी दे रहा हूं, तो वो जो है रिजेक्ट नहीं कर सकते, बशर्ते उनके पास भी जो है ई वॉलेट होना चाहिए और ऐसी कुछ सुविधा होना चाहिए ताकि वो रिसीव कर सकें, अदरवाइज वो कैसे करेंगे, ठीक है। अभी भी आप जैसे यूपीआई करना चाहो तो तभी तो कर सकते हैं जब अगले के पास कुछ ऐसा हो, रिसीविंग सिस्टम हो, ठीक है। ये यूपीआई से अलग है। देखिए ये बात यहाँ लिख भी रखी है, यूपीआई एक पेमेंट सिस्टम है और जो ई रुपी है वो एक डिजिटल करेंसी है और स्टोर ऑफ वैल्यू है, ठीक है। ट्रांजेक्शन बिटवीन टू वॉलेट्स आर सेटल्ड इंस्टेंटली, मतलब आप ऐसे खटक से बटन दबाए और अगले के वॉलेट में फ्लैश कर जाएंगे, ठीक है। ऑफलाइन फीचर अलाउ कर रखा है, विदाउट इंटरनेट काम कर लेता है, मैंने बताया था आपको। तो इससे हेल्प मिलेगी जो बिल्कुल रिमोट एरिया है उनके अंदर, जहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी ज़्यादा दुरुस्त नहीं है, तो वहाँ पे ये काम अच्छे से करेगी ये चीज़। फिलहाल ये भी मैंने बता दिया था कि 15 बैंक को इस सीबीडीसी वॉलेट्स के लिए पायलट बैंक्स के रूप में जो है नॉमिनेट किया गया है। और होलसेल सीबीडीसी, यानी होलसेल और रिटेल का मतलब सिंपली आपको पता ही है, जो होलसेलर वो जो बल्क में जो चीज़ें देता है थोड़ी सस्ती पड़ जाती हैं, रिटेलर वो जो डायरेक्ट कस्टमर को देता है, होलसेल से जो है रिटेलर के पास आती, रिटेलर्स के बाद जो है कस्टमर के पास जाती। तो होलसेल सीबीडीसी जो है उसका ई वॉलेट यूज़ किया जाएगा, एक तरीके से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर इंटर बैंक सेटलमेंट और लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे होलसेल का मोटे रुपया काम है अगर, तो वो बड़ी अमाउंट भी जो है एक बैंक से दूसरे बैंक में भेज सकते हैं भाई, ठीक है। ई रुपी वॉलेट जो है एफिशिएंसी, स्पीड और सिक्योरिटी को एनहांस करेगा। और हाल फिलहाल जो है 14 पार्टिसिपेंट्स हैं होलसेल सीबीडीसी पायलट स्कीम के अंदर, जिसके अंदर बैंक्स और नॉन बैंक्स इंक्लूड हैं। फिलहाल ई रुपी वॉलेट जो है यूज केसेस इंक्लूड सेटलमेंट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन एंड इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट लैंडिंग। जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन और सिक्योरिटीज बॉन्ड्स, ये क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में जो है इकोनॉमिक्स के अंदर करवाऊंगा। आप सिंपल सी ये बात समझिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है मतलब एक तरीके से एक मनी को, कैश को का इनफ्लो बढ़ाने के लिए ऐसी काफ़ी टैक्टिक्स होती हैं गवर्नमेंट के पास, जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह बॉन्ड्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिससे कैश में पैसे उनके पास मिलते हैं जो कि स्कीम्स वगैरह के अंदर लगाए जाते हैं। लाइकवाइज इंटरबैंक जो कॉल मनी है मार्केट है, उसको क्या बोलते हैं कि जो बैंक्स हैं वो ओवरनाइट या फिर कुछ घंटों के लिए पैसे दूसरे बैंक से ब्याज पे उठाते हैं। दरअसल ये जो इंटरेस्ट रेट है इसका बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो कैश रिजर्व वगैरह की कुछ इनके ऊपर लिमिटेशंस होती हैं। मैं आपको कैश रिजर्व रेशो वगैरह और ये क्या चीज़ें होती है, बैंकिंग जब करवाऊंगा तो मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो उनको मेंटेन करने के लिए कई बार इनको पैसे उठाने पड़ जाते हैं, घंटे के लिए भी और नाइट के लिए भी। तो उन चीज़ों के अंदर भी जो है वो ई रुपी वॉलेट का यूज किया जा सकता है भाई, ठीक है। सेटलमेंट इन सेंट्रल बैंक मनी वाई ई रुपी वॉलेट रिड्यूसेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड सेटलमेंट रिस्क।
ऑब्वियसली सेटलमेंट जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट घटेगी ही जब आपका ऑपरेशनल जो फ्रेमवर्क है वो इतना सोफिस्टिकेटेड हो कि चीज़ों को ज़्यादा जो आपको तामझाम इकट्ठा ना करना पड़े। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कन्फर्ड मिनी रत्न स्टेटस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना करके 3 कैटेगरीज हैं। ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होती हैं, गवर्नमेंट ओन्ड होती हैं ये। ठीक है, तो इसमें जो ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है इसको स्टेटस मिल गया है मिनी रत्ना का भाई। ठीक है, ये इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट शिप बिल्डिंग कंपनीज है, जो कि एक तरीके से नेवल और के लिए भी, नेवी के लिए भी शिप बिल्डिंग का काम करती है, और साथ में साथ कॉमर्शियल जो शिप बिल्डिंग है उनके लिए भी काम करती है। तो इसमें की हाईलाइट की बात करें तो HSL जो है 1941 में बनी थी, और ये मैंने बता दिया कॉमर्शियल और नेवल जो शिप बिल्डिंग का काम ये करती है। लेकिन पिछले 1980s के बाद ये ऑपरेशनल और फाइनेंशियल सेटबैक देखने को मिल रहा है इसमें। ठीक है, क्योंकि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो गई है, प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी सफ़र कर रही थी। ठीक है, उसके बाद 2010 के बाद इस कंपनी को जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बाद, और 2015 के बाद कुछ चेंजेस इसके अंदर आए। वो किन वजह से आए, इसके अंदर फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग की गई, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड किया गया इसको, वर्कफोर्स रीस्किलिंग की गई, और टाइटर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है उसको थोड़ा सा कस दिया। ठीक है, ये मैं बात करूं तो महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना की लॉन्च कब हुए थे, ये क्राइटेरिया क्या है, एग्जांपल्स क्या है, ये मैंने दे रखा है। आप चाहें, अगर आपको दिख रहा है तो पॉज करके भी इसको रीड कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको बताया था कि ये PDF आपको जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो उस टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे महारत्ना जो स्कीम है वो 2010 में बन गई थी, जो CPSC सेंट्रल जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज को एम्पावर करने के लिए। ठीक है, और ये क्राइटेरिया क्या है ये थोड़ा डिटेल में है, अगर आपको अब समझाऊंगा तो शायद आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, मैंने अच्छे से इसको मतलब असेंबल किया हुआ है, अगर आपके लिए इजी यही रहेगा कि आप डाउनलोड करें PDF और उसमें से रीड आउट करें। 1-2 बातें मैं बता देता हूँ। नवरत्ना स्टेटस होना चाहिए इनके पास, महारत्ना के पास। ठीक है, और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड हो, मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड पब्लिक शेयर होल्डिंग के साथ। ठीक है, और एवरेज एनुअल टर्नओवर जो है वो 25,000 करोड़ से ऊपर हो लास्ट 3 ईयर का, और एवरेज एनुअल नेटवर्थ जो है वो 15,000 करोड़ से ऊपर हो लास्ट 3 ईयर की। ठीक है, और एन एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट जो है टैक्स कटने के बाद वो 5,000 करोड़ का हो लास्ट 3 ईयर का, और सिग्निफिकेंट ग्लोबल प्रेजेंस, इंटरनेशनल ऑपरेशंस जो है वो चालू हो। मैंने लगभग ये बता ही दिया सारा आपको। एग्जाम्पल में है हमारा भेल, जैसे भेल मतलब वो वाली भेल नहीं जो गोलगप्पे वाला के पास खाते हो आप, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड और गेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात करें नवरत्ना की, तो ये 1997 में बनी थी, और इसके अंदर कैटेगरी 1 के अंदर शेड्यूल A जो है CPSEs विच हैव ऑब्टेन्ड एक्सीलेंट और वेरी गुड रेटिंग अंडर द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिस्टम इन 3 ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, नेट प्रॉफिट टू नेटवर्थ, ये इसमें आपको मेनली महारत्ना का आप याद रख लोगे तो सफिशेंट है, और इसमें 3-3 साल का है, आप बेसिक सी चीज़ है, लास्ट 3 साल का टर्नओवर क्या है, नेटवर्थ क्या है और प्रॉफिट क्या है टैक्स कटने के बाद। ठीक है, और नवरत्ना का स्टेटस होना चाहिए। अगर बात करें नवरत्ना के एग्जाम्पल की, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो है इसके एग्जाम्पल हैं। अब आ जाओ मिनी रत्ना पे, जिसको HSL को जिसका स्टेटस मिला है, ये भी 1997 में जो है बनी थी। और मिनी रत्ना के अंदर 2 कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी जो CPSC विच है, CPSC मैं शॉर्ट फॉर्म ही बोलूँगा, सेंट्रल पब्लिक सेंटर जो एंटरप्राइजेज हैं, विच हैव मेड प्रॉफिट इन द लास्ट 3 ईयर कंटिन्यूसली।
ठीक है, जो कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे, प्री टैक्स प्रॉफिट जो है 30 करोड़ और मोर इन लास्ट 1 ऑफ द 3 ईयर्स। ठीक है, और कैटेगरी 2 की अगर बात करें, जो प्रॉफिट है लास्ट 3 ईयर के अंदर कंटिन्यूअसली वो बनना चाहिए और पॉजिटिव नेटवर्थ होनी चाहिए। ठीक है, और डिफॉल्टेड ना हो इनमें कोई भी, और मिनी रत्ना शैल नॉट डिपेंड अपॉन बजटरी सपोर्ट और गवर्नमेंट गारंटीज वगैरह के ऊपर जो है डिपेंड नहीं होनी चाहिए वो कंपनी, वही मिनी रत्ना के अंदर काउंट होगी। कैटेगरी 1 का एग्जांपल मानने तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, कैटेगरी 2 का मानने तो आर्टिफिशियल लिंक मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो कैटेगरी 2 के अंदर आती है। आप और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप इसको PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। हाल फिलहाल जो है अर्ली 2025 के दौरान 14 महारत्ना है अपने पास, 26 नवरत्ना है और 73 मिनी रत्ना है, जिसके अंदर 2 कैटेगरी के अंदर आपको मैंने बताया था डिवाइडेड है ये। 61 कैटेगरी 1 में है, 12 जो है कैटेगरी 2 के अंदर है। रिसेंटली अपग्रेड किया गया है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन को, जिसको IRCTC बोलते हैं, और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन को, उनको नवरत्ना का स्टेटस दे दिया गया अभी मार्च 2025 में। ठीक है, मिनी रत्ना स्टेटस प्रोवाइड HSL जो है ग्रेटर फाइनेंशियल और ऑपरेशनल ऑटोनॉमी देगा। जब मिनी रत्ना के अंदर ये HSL आ गया है तो जैसे कि अथॉरिटी मिलेगी ज्वाइंट वेंचर को कंडक्ट करवाने की, और टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन कर सकते हैं ये इजीली, और इन्वेस्टमेंट जो है अप्रूव हो जाएगी एक डिफाइंड लिमिटेड के अंदर प्रायर एक नोटिस या गवर्नमेंट अप्रूवल के थ्रू। ठीक है, तो काफ़ी लाभ मिलेंगे, मतलब तरक्की करेगी आने वाले में HSL। ठीक है, तो आप इस कंपनी के ऊपर ध्यान रख सकते हैं अगर आप शेयर मार्केट में अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड है। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल लॉन्चेस लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम लाइव केस डैशबोर्ड, लिम्स जिसको बोला गया है। ये 2015 में लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा, और इसको डिजिटाइज किया गया लीगल डाटा को, और एक तरीके से जो जितनी भी लिटिगेशन है इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं उनको इंटीग्रेट किया गया है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। की हाइलाइट्स की अगर बात करें तो जो फिलहाल ये सिस्टम लगभग 7 लाख एक्टिव केस को जो हैंडल कर रहा है, जिसमें 53 मिनिस्ट्रीज हैं और डिपार्टमेंट्स हैं, और जो लीगल प्रिपेयर्डनेस और अकाउंटेबिलिटी है उसको इम्प्रूव किया जा रहा है इसके थ्रू। रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है, और जो अपकमिंग कोर्ट केसेस हैं, ताकि चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में हो, जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह हैं, ठीक है, उसकी जो हियरिंग वगैरह का शेड्यूल है उसको डिस्प्ले किया जाएगा अगले 7 दिनों तक वाला जो शेड्यूल है। ठीक है, ताकि जो मिनिस्टर्स हैं या ऑफिसर्स हैं उनके साथ जुड़े हुए वो अपडेट होते रहें। इससे इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन जो है बढ़ता है, और एक डैशबोर्ड सपोर्ट जो है गवर्नमेंट्स ई गवर्नेंस और डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग इनिशिएटिव जैसी चीज़ें जो है इस सारे सिस्टम को दुरुस्त बनाती है भाई, ताकि जो भी पेडेंसी वगैरह है केस वगैरह की, वो चाहे वो आपका सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, चाहे आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हों, उनमें थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी भी आए और वो ज़्यादा डिले ना हो। ठीक है, और ब्रीफिंग भी जो रिलेवेंट मिनिस्ट्री है उनको या लीगल टीम है उनको जल्दी मिल जाए। ठीक है, ये एम्फेसाइज करता है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को, किसकी, गवर्नेंस की अकाउंटेबिलिटी को, और कॉस्ट कट तो होगी अगर आप स्मूथली काम होगा और अच्छे से ट्रांसपेरेंट काम होगा। ठीक है, और अननेसेसरी जो डिलेज हैं वो रिड्यूस होंगे, एक्सपेंडिचर जो है लीगल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर और मिसमैनेजमेंट के ऊपर और कोऑर्डिनेशन के ऊपर वो भी जो है कम होगा। इंडिया का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ा है, 42% हो गया बढ़ के 2023 और 24 के अंदर। जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है उसने बताया है कि इंडियाज फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जिसको FPR बोलते हैं, वो 23% था 2017-18 के अंदर, बढ़ के वो 42% हो गया है 23-24 के अंदर भाई। तो ये एक तरीके से मेजर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये एक बहुत अच्छी बात है। इंडिया जो ब्रिक्स कंट्री है, ब्रिक्स नेशन मैंने आपको बता दिया था, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, जो है सारे मैंने आपको डिटेल में ब्रिक्स बताया हुआ, साउथ अफ्रीका वगैरह, उनमें जो है हाईएस्ट ग्रोथ जो है वो देखने को मिली है इंडिया के अंदर।
नियरली 19 परसेंटेज पॉइंट से जो है इंक्रीज किया है इंडिया ने भाई। ठीक है, काबिल तारीफ है, गुड। इसमें सारी स्कीमें हेल्पफुल थी, जैसे चाहे लड़की के लिए कोई फीस हो, चाहे वो एग्जामिनेशन फीस वगैरह, और काफ़ी जो स्कीमें जो गर्ल्स से जुड़ी जितनी भी हैं, चाहे वो मैटरनिटी लीव वगैरह हो, ऐसी काफ़ी सारी स्कीम्स हैं जिनकी वजह से ये जो है ये चीज़ें आज पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखते हैं। कई बार जो इम्प्लीमेंटेशन के काफ़ी टाइम बाद तक जो है रिजल्ट दिखते हैं, एकदम इंस्टेंट रिजल्ट नहीं दिखते उस चीज़ के। The date of the International Day for the Eradication of Poverty is October 17। Eradication of Poverty को ऑब्जर्व किया जाता है अक्टूबर 17 को भाई। अब की बार वाले की थीम क्या है? एंडिंग सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल माल ट्रीटमेंट बाय इंश्योरिंग रिस्पेक्ट एंड इफेक्टिव सपोर्ट फॉर फैमिलीज। ये बस ऐसे के ऐसे अपनी खोपड़े में बिठा लो और एग्जाम वाले दिन अगर आए तो चिपका दो। ठीक है, जनरल असेंबली जो है यूएन की, उसने इसको इस्टेब्लिश किया था 17 तारीख को, अक्टूबर 17 को जो है एक तरीके से डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी माना गया था। लेकिन ये जब इस्टेब्लिश हुआ, ये कब हुआ था? दिसंबर 22 1992 में हुआ था भाई। ठीक है, दिसंबर 22 1992 में जनरल असेंबली जो है यूएन की, उसने बोला आगे जो अगले साल 17 अक्टूबर आएगा उसको इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी के दिन के रूप में मनाया जाएगा। चलिए, खेलो इंडिया जो है गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 राजस्थान के अंदर लॉन्च होने वाले हैं और ये 5th एडिशन है इस स्कीम का। ठीक है, और 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक ये होंगे, और 7 जो सिटी हैं, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा वगैरह, भरतपुर वगैरह, उसमें ये गेम होंगे। लगभग 5000 एथलीट जो हैं वो 23 मेडल के लिए जो है आपस में compete करेंगे। और इसके अंदर खो खो जो है उसको डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट के रूप में खेला जाएगा। डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट क्या होता है कि जब आप किसी खेल को जो बढ़ावा देने के लिए उसको एक तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, उसके अंदर मेडल वेडल का कोई चक्कर नहीं होता भाई। ठीक है, इस गेम के अंदर जो है वॉलीबॉल को ऐड किया गया है अब की बार, और कैनोइंग और कायाकिंग को। कैनोइंग क्या होता है? कैनोइंग वो छोटी छोटी कश्ती होती हैं जिनकी रेस लगती है, बस सेम ही होती है कायाकिंग और कैनोइंग, लेकिन इसमें जो है डबल पैडल यूज होता है, डबल पैडल्ड, और ये है सिंगल पैडल्ड, इतना ही फर्क है। और साइकिलिंग भी, साइकिलिंग, वॉलीबॉल, कैनिंग और कायाकिंग, ये अब की बार इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं। खेलो इंडिया इनिशिएटिव की बात करें तो ये एक फ्लैगशिप स्कीम है, किसके द्वारा चलाई हुई? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। मेनली इसका एम मेन ये है कि स्पोर्ट्स को जो है और यूथ टैलेंट को जो है उसको प्रमोट किया जाए। और स्कीम जो है नेशनल लेवल के काफ़ी कॉम्पिटिशन्स वगैरह, चैंपियनशिप वगैरह ऑर्गेनाइज करवाती रहती है, जैसे यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, पैरा गेम्स, बीच गेम्स, वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल। ठीक है, इट वर्क्स क्लोजली विद, किसके साथ काम करती है ये स्कीम? नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, स्कूल गेम्स फेडरेशन और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के साथ ये मिलके काम करती है, और सारे जो देश के युवा है उनको मोटिवेट करती है पार्टिसिपेट करने के लिए गेम्स के अंदर और गेम्स चैंपियनशिप के अंदर, भाई नेशनल लेवल के गेम्स होते हैं। प्रूशियन ब्लू कैप्सूल्स, ठीक, प्रूशियन ब्लू कैप्सूल्स क्या है? दरअसल रिसेंटली इंडोनेशिया के अंदर जो है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की कंटेमिनेशन फैल गई थी, क्योंकि जो डिस्पोजेबल था उसका, वो सीजियम 37 का, वो अच्छे से जो है वहाँ का मैनेजमेंट है उसको अच्छे से डिस्पोज नहीं कर पाई और कंटेमिनेशन फैल गया। उसको मिटिगेट करने के लिए इंडिया ने पर्शियन ब्लू कैप्सूल्स भेजे हैं। ठीक है, बात करें सीजियम 137 कंटेमिनेशन की, तो एक तरीके से रेडियो आइसोटोप है जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान प्रोड्यूस होता है भाई। ठीक है, अब आप पूछेंगे क्या इंडोनेशिया कोई न्यूक्लियर बम वगैरह बना था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेडिकल और काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल ऐसे फील्ड हैं जहाँ ये यूज़ होता है। ठीक है, तो वहाँ उसके डिस्पोजेबल के टाइम पे जो है ये कंटामिनेशन फैल गया, और इसका हाफ लाइफ टाइम जो है 30 ईयर है। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है कि भाई इसका जब ये आधा डिके होगा 30 साल के अंदर। ठीक है, और पर्शियन ब्लू के अगर बात करें जिसको प्रू डेकोर कैप्सूल भी बोलते हैं, तो एक डार्क ब्लू पिगमेंट है
पिगमेंट कंपाउंड है जो कि इफेक्टिव फार्मास्यूटिकल एजेंट का काम करता है, जो कि रेडियो एक्टिव सीजियम वगैरह थैलियम वगैरह से अगर कोई कॉन्टामिनेटेड हो जाए तो। ठीक है, चलिए, स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार, सीता जिसकी एक्रोनिम है ये, स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार। बात करें तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, जिसको यूआईडीआई बोलते हैं, उसने लॉन्च किया है इस स्कीम को, और एक तरीके से ये काउंटर करता है डीप फेक्स को। दरअसल इसमें काफ़ी सारे जो आपके फिंगरप्रिंट्स रिलेटेड या फिर कॉर्निया के काफ़ी सारी जो ऐसी चीज़ें जो है उससे ऑथेंटिकेटेड जो है आप सिक्योरिटी को चार्ज किया जाएगा, ताकि आजकल जैसे आप देख रहे हैं एआई के ऊपर या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम अपनी फोटो वगैरह अपलोड कर दे रहे हैं, तो लोग उनका फ़ायदा हमारे किसी भी सेक्टर को जो है इम्पैक्ट, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट पहुंचाने के लिए भी उसका यूज़ किया जा सकता है। डीप फेक्स यही होते हैं कि किसी ओरिजिनल आदमी जो लिविंग बीइंग है उसको गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जाए, ठीक है, ताकि और फिर वो मैसेज गलत चला जाता है और वो उसको रिट्रीव बैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ये स्कीम चलाई गई है। इसका इंट्रोडक्शन मैं अगर दूं तो ये तरीके से इनोवेशन ड्रीवन इनिशिएटिव है जो कि यूआईडीआई ने लॉन्च किया है। इंडिया की डिजिटल आइडेंटिटी इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करेगा और कोलैबोरेशन जो है स्टार्टअप और एकेडमिया का और इंडस्ट्री पार्टनर का जो है उसको फॉस्टर करेगा, भाई उसको इम्प्रूव करेगा। नोडल मिनिस्ट्री है इसकी कौन सी, मैती, मैती का मैती बोलूँ तो आप समझ जाया करो, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। यूआईडीए के थ्रू ये मिनिस्ट्री जो है इसके ऊपर काम करेगी। किसके साथ पार्टनरशिप है इसकी, मैती स्टार्टअप हब और नासकॉम के साथ। नासकॉम जो है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी है, ये दरअसल प्राइवेट कंपनी है जो कि एक ऐसा स्टार्टअप है जो सॉफ्टवेयर बिल्डिंग वगैरह काम करता है और बहुत बड़ा मतलब सेटअप है इनका। ऑब्जेक्टिव पे बात करें तो एम टू सेफगार्ड आधार ऑथेंटिकेशन अगेंस्ट डीफेक्स, स्पूफिंग एंड प्रेजेंटेशन अटैक। मतलब आप डीफेक्स, स्पूफिंग वगैरह को से बचने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन का जो है ये यूज़ किया जाएगा इसमें। और की फीचर की अगर बात करें तो ये एडवांस्ड बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेगा, एआई ड्रिवन ऑथेंटिकेशन, डाटा प्राइवेसी के ऊपर काम करेगा। ये 3 इनोवेशन चैलेंजेस जो है इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं। फेस लाइवनेस डिटेक्शन, मतलब बिल्कुल लाइव फेस, जिससे आपका मतलब काफ़ी सारी चीज़ों को डिटेक्ट किया जा सके, डेप्थ वगैरह कितना क्या पोस्चर जैसे रहे, ठीक है, ताकि किसी भी फ़ोटो वगैरह, आपकी फ़ोटो वगैरह दिखा के आपके किसी इम्पोर्टेंट जो कोई भी लॉकर वगैरह है, आपका डिजिटल लॉकर वगैरह, उसको अनलॉक करके मिसयूज़ ना किया जाए या फिर कहीं और मिसयूज़ ना किया जा सके, आपकी रेप्लिका बना के डीप फेक ना बनाया जा सके। नेक्स्ट अगर बात करें प्रेजेंटेशन अटैक डिटेक्शन, ये एक तरीके से बॉम्बार्डिंग मतलब होती है, ऐसे काफ़ी सारे मेजर्स होते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए, जिससे मतलब आपके कॉर्निया वगैरह का और काफ़ी सारे सैंपल लिए जाते हैं, उसको बोलते हैं पीएडी। जब इसके थ्रू डिटेक्शन होता है तो बहुत रेयर चांस होते हैं कि आपका डीफेक वगैरह के अंदर जो है आपके फीचर्स को यूज़ किया जा सके। कॉन्टैक्टलेस फिंगरप्रिंटिंग ऑथेंटिकेशन, ठीक है, मतलब उसमें कॉन्टैक्टलेस होगा, मतलब सीधा, मतलब ऐसे नहीं कि दबाना है कहीं प्रेस करना है, ठीक है। एमएसएच जो एमएटी का जो ये हब है उसने इंक्यूबेशन और एक्सेलरेटर प्रोवाइड करवाए हैं, और जो नासकॉम है उसने इंडस्ट्री लिंकेजेस वगैरह और ग्लोबल आउटरीच को जो है उसके अंदर जो है हेल्प दी है। इन दोनों का ये काम है। अगली अगर बात करें तो स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स की, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने रिलीज किया है पहला, अब इस टाइप का पहला ये स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स है, जिसकी बात जो है 2025-26 के यूनियन बजट के अंदर चली थी, तो वादा पूरा हो गया, ठीक है। तो इस इंडेक्स के थ्रू अलग अलग स्टेट्स को जो है रैंकिंग दी गई है कि कहाँ किस स्टेट का जो है माइनिंग सेक्टर कितना दुरुस्त है। तो चलिए बात करें, ये पब्लिश किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटिटी है। इसमें जो स्टेट रैंकिंग है 2025 की अगर बात करें तो 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। कैटेगरी ए जिसमें मिनरल रिच, बी मॉडरेट रिसोर्स और
सी, लो एंडोमेंट। पहली कैटेगरी के अंदर टॉप 3 स्टेट जो है एमपी, राजस्थान, गुजरात है। सेकंड के अंदर गोवा, यूपी, असम है। तीसरी के अंदर पंजाब, उत्तराखंड, त्रिपुरा है। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि ऐसे फैक्चुअल जो डेटाबेस जो चीज़ें होती हैं वो आप एग्ज़ाम से थोड़ा दिन पहले प्रिपेयर करेंगे तो याद रह जाएगा कि आप कितनी चीज़ें मगअप करोगे। ठीक है, चलिए भाई, तथास्तु, हो गया आज का काम। इस चीज़ को रिवाइज ज़रूर करें और आपके लिए इजी हो जाएगा जब आप पीडीएफ डाउनलोड करके उसको रिवाइज इजीली कर सकते हैं। हर टाइम सारा टाइम आपको फ़ोन पे या स्क्रीन पे भी नहीं पढ़ना है। इससे आपको लगता तो है कि चीज़ें मतलब अंदर इनकलकेट हो रही हैं, रिट्रीव कर रहा हूँ मैं, लेकिन जब आप लिखोगे, आप उनको लिखोगे चीज़ों को, और या फिर आप किसी दूसरे को बोलोगे प्रैक्टिस करने के लिए, आपका ग्रुप जो होगा, ग्रुप स्टडी वगैरह, स्टडी होनी चाहिए उसके अंदर और कुछ नहीं। ठीक है, कहीं और ग्रुप के अंदर और कुछ हरकतें स्टार्ट हो जाए तो ऐसी ऐसी काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं जिनके साथ आप जो है रिवीजन इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं आप। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में। कल की क्लास मिस मत करना, कल की क्लास जो एमसीक्यूज़ की क्लास होने वाली है, ठीक है, जो आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस थिंकर। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।